ओके एवरीवन, चलो तो स्टार्ट करते हैं सभी लोग। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 के साथ में। सर चैप्टर नंबर 7 जो बात करता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सेक्शन कौन कौन से 88 से लेके 122, उसमें हमने पहले पार्ट बी चालू किया है। जो पार्ट बी बात करता है सर किसके बारे में? जनरल मीटिंग्स के बारे में। ओके, जनरल मीटिंग्स मतलब मीटिंग ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। सर नॉर्मली दो टाइप की जनरल मीटिंग होती है। नंबर 1 एजीएम, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। नंबर 2 ईजीएम, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम इज सेक्शन 96 एंड ईजीएम इज सेक्शन 100। सर हमें देखा किसी भी मीटिंग का मेन पर्पस होता है डिसीजन मेकिंग, मतलब जब भी हमें किसी मुद्दे पे शेयर होल्डर से वोट लेना है उस केस में हम जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं। ओके एवरीवन, सबसे पहले बात हमने बात किया एनुअल जनरल मीटिंग जिसमें डील करता है सेक्शन 96। एनुअल जनरल मीटिंग वो जनरल मीटिंग होती है जो साल में एक बार होती है और हर कंपनी को कंपलसरी है एक्सेप्ट ओपीसी। 1% कंपनी कंपलसरी नहीं है। सर एजीएम टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। टाइम लिमिट है फर्स्ट एजीएम के लिए और सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए। फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट इट शुड बी हेल्ड विद इन फ्रॉम क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें एक ही पॉइंट है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट जनवरी से फरवरी के बीच में मार्च के बीच में हुई है तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरे साथ ये मार्च तक नहीं, नेक्स्ट मार्च तक होगा। ओके, और आरओसी को यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन देने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सब्सिक्वेंट एजीएम में विच एवर इज अर्लियर, 3 डेट से। नंबर 1 साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। नंबर 2 पिछले एजीएम और इस एजीएम के बीच में गैप 15 मंथ्स के ऊपर नहीं होना चाहिए और हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। यहाँ पे आरओसी को रीजनेबल रीजन देके, ठीक है, आप चाहो तो एक्सटेंशन करवा सकते हो मैक्सिमम 3 मंथ्स तक। बाकी टाइम की बात करो तो बिजनेस आवर्स में होना चाहिए 9 बजे से लेके 6 बजे तक। डे की बात करो तो एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे, स्टेट हॉलिडे नहीं, हाँ नेशनल हॉलिडे। एंड प्लेस या तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में अंदर होना चाहिए या जिस सिटी टाउन और विलेज में रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे होना चाहिए। अरे मैं खुद ही आपको मेरे साथ फ्लो में चलो। ओके एवरीवन, ठीक है। सर इसके एक्सेप्शंस देखिए अपन ने। अनलिस्टेड कंपनी चाहे तो इंडिया में कहीं भी ले सकता है, उसके लिए उसे कंसेंट लेना पड़ेगा किससे? ऑल मेंबर से। सेक्शन 8 कंपनी, हाँ हो गया, आगे बढ़ गया। सेक्शन 8 कंपनी में सर टाइम डेट प्लेस वगैरह वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में भी वो कहीं पे भी ले सकते हैं, बस उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, फिर बात करें सेक्शन नंबर 97, सेक्शन नंबर 98, दोनों में भी पावर दिया हुआ है ट्रिब्यूनल को कि वो एजीएम या ईजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। सर सेक्शन 97 में ट्रिब्यूनल कब कर सकता है? जब डिफॉल्ट होता है, और 98 में ट्रिब्यूनल कंडक्ट कर सकता है अगर इम्प्रैक्टिकेबल है। सर 97 में खास बात क्या है? अप्लाई कौन कर सकता है? ओनली मेंबर्स। जबकि 98 में अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी खुद भी कर सकता है, मेंबर भी कर सकते हैं और डायरेक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग मूव है सेक्शन 100 की ओर जो बात करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर एजीएम समान ईजीएम कंडक्ट करना कंपलसरी नहीं है। जब भी किसी मुद्दे पे हमको शेयर होल्डर से वोट चाहिए और हम एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, मतलब उसे बोलते हैं हम अर्जेंट मैटर्स, हेलो, ठीक है, उसके लिए हमने ईजीएम कंडक्ट करना चाहिए। सर ईजीएम में तो बोर्ड खुद कॉल कर सकता है, नॉर्मली वही करता है, या बोर्ड कॉल कर सकता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अगर बोर्ड मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे कॉल कर रहा है तो उस मीटिंग को गाइस क्या बोलते हैं हम लोग? रिक्विजिशन मीटिंग। उसको हम बोलते हैं गाइस रिक्विजिशन मीटिंग, जहां पे रिक्वेस्ट कितने लोग कर सकते हैं? या तो 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल या 10% ऑफ वोटिंग राइट। कम से कम इतने लोगों ने रिक्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए उनको एक रिक्वेशन फॉर्म डिपॉजिट करना पड़ता है कंपनी के पास। उस रिक्वेशन फॉर्म में, ठीक है, कौन से मैटर पे मीटिंग लेना है, क्या वो कंपलसरी है? यस, मैटर कंपलसरी है, बट रीजन कंपलसरी नहीं है ना। उनको यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है गाइस। यस और नो? सर जिस दिन उन्होंने डिपॉजिट किया उससे 21 दिन के अंदर नोटिस भेज देंगे और उससे 45 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर देंगे। पर अगर कंपनी ने उससे 45 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट नहीं किया तो रिक्वेस्ट खुद भी मीटिंग ले सकते हैं। कब तक? विद इन 3 मंथ्स। ओके एवरीवन, और उस पर जो भी खर्चा होगा वो खर्चा कौन बियर करेगा? कंपनी। बाकी टाइम और डे तो सेम है, लेकिन प्लेस में हमने पहले से बोल दिया कि ईजीएम आप ले सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया।
ओके एवरीवन, एनीवेयर इन इंडिया। इसको लेकर हमने और एक खास बात देखा कि अगर होली ओन सब्सिडरी है ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में आपकी होली ओन सब्सिडरी है तो वो इंडिया में भी ले सकती है, इंडिया के बाहर भी ले सकते हैं। ओके एवरीवन, ठीक है। बाकी पनिशमेंट देखा, अगर आप लोगों ने डिफॉल्ट किया सेक्शन 96, 97 या 98 में तो सीधा 1 लाख रुपए का फटका लगेगा प्लस 5,000 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू। तो सेक्शन 96 एजीएम, 97 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, 98 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल, 99 पनिशमेंट और सेक्शन 100 क्या है गाइस? ईजीएम। ओके एवरीवन, ठीक है, परफेक्ट। तो इससे हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, दैट इज सेक्शन 101 जो बात करता है किसके बारे में? नोटिस के बारे में। सर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ A+ सेक्शन। संगम तुम्हारा माइक बंद कर देना ना, बहुत वो हो रहा है, आप चालू मत करना संगम, ठीक है। तो ठीक है, A+ है। इसमें गाइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या MCQ एग्जाम में आता है, थ्योरी क्वेश्चन टाइप नहीं है, लर्न वन नहीं करना है आपको, ठीक है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और MCQ एग्जाम में आ सकते हैं, राइट एवरीवन। तो ये जो नोटिस की बात कर रहे हैं हम, नोटिस ऑफ द मीटिंग, देखो आप गाइस शेयर होल्डर्स हो, आप घर पे बैठे हो, आपको पता नहीं कि कौन से मुद्दे पे वोट चाहिए, राइट, मीटिंग कब होने वाली है। तो नोटिस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नोटिस के थ्रू कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है कि भाई इस मुद्दे पे मीटिंग होने वाली है और मीटिंग का टाइम, डेट, प्लेस और एजेंडा ये है। मीटिंग इस टाइम पे होने वाली है, इस डे में होने वाली है, इस डेट पे होने वाली है, इस प्लेस पे होने वाली है और मीटिंग का एजेंडा ये है। ओके गाइस, दिस इज द पर्पस ऑफ नोटिस। तो आपको इंटीमेट भी कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, क्या? मीटिंग का टाइम, डेट, प्लेस और मीटिंग का एजेंडा, ठीक है, नोटिस के थ्रू। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, कंपनी कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो नोटिस देने का पावर भी किसके पास है गाइस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो नोटिस देने का पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी ही नोटिस इशू कर सकता है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन था किसी एक डायरेक्टर ने नोटिस इशू किया तो गाइस क्या वो बोर्ड है? ठीक है, हम बोले शेयर होल्डर डिसीजन पास करेंगे, क्या कोई अकेला शेयर होल्डर पास कर सकता है? नहीं, ठीक है। तो किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर ने अगर आपको नोटिस इशू किया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने नोटिस इशू किया, राइट, तो फिर नोटिस क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि हम जब बोलते हैं बोर्ड इशू करता है मतलब बोर्ड मीटिंग लेके उनको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले अप्रैल में आपको पढ़ाया था कि एसआर पास करने के लिए पहले बोर्ड मीटिंग लेके बीआर पास करना पड़ेगा टू कन्वीन जनरल मीटिंग। तो कन्वीन किससे करते हैं? कन्वीन नोटिस से करते हैं। मीटिंग की शुरुआत हमेशा नोटिस से होती है गाइस। ओके, तो अथॉरिटी टू इशू नोटिस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यस और नो, बट बीओडी चाहे तो वो पावर डेलीगेट कर सकता है। ये पॉइंट देखना सब लोग, बीओडी चाहे तो अपना पावर डेलीगेट कर सकता है, किसको? कंपनी के सेक्रेटरी को, मैनेजर को, एक्सेट्रा। ओके, अगर बीओडी का पावर है, बीओडी ने पावर डेलीगेट कर दिया कंपनी सेक्रेटरी को, तू नोटिस इशू कर, तो क्या वो नोटिस वैलिड होगा? जो सेक्रेटरी इशू कर रहा है वो नोटिस क्या होगा गाइस? वैलिड होगा। ओके, बट विदाउट देयर डायरेक्शन अगर उन्होंने नोटिस इशू कर दिया, नोटिस क्या हो जाएगा? इनवैलिड। ओके एवरीवन, हाउएवर जब सपोज कंपनी सेक्रेटरी को उन्होंने डेलीगेशन नहीं दिया, ने बोर्ड मीटिंग में बीआर पास नहीं किया और कंपनी सेक्रेटरी नोटिस इशू कर दिया, तो वैसे नोटिस क्या है? वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड है, यस और नो, बट बीओडी चाहे तो उसे रेटिफाई कर सकते हैं, मतलब गलत नोटिस को जो वैलिड नहीं है उसको वैलिड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि अगर नोटिस भेज दिया तो वैसे तो इनवैलिड है, बट वो चाहे तो उसे रेटिफाई कर सकते हैं, इन्हें वैलिड कर सकते हैं। इससे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके एवरीवन, ठीक है, तो मैं फिर से रिपोर्ट करता हूं, ठीक है। नोटिस देने की अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। वो चाहे तो अपना पावर डेलीगेट कर सकते हैं किसी और को। अगर पावर डेलीगेट करके किसी और ने इशू किया तो नोटिस क्या हो जाएगा? वैलिड। बट अगर पावर डेलीगेट नहीं किया और उन्होंने नोटिस इशू किया तो नोटिस इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इनवैलिड नोटिस को वो चाहे तो रेटिफाई कर सकते हैं। नाउ सर, नोटिस देने की अथॉरिटी किसके पास, मतलब नोटिस किस किस को मिलना चाहिए? हुआ एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको।
सीए। ओके, तो लॉजिकल सी बात है सर, कंपनी में कौन आते हैं? मेंबर्स आते हैं ना मीटिंग में सारे, ठीक है, तो सारे मेंबर्स को तो मिलना ही चाहिए, मेक सेंस। कोई मेंबर मर गया तो उसके एलआर को देना पड़ेगा आपको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर को देना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट जब होता है पर्सन तो उसका ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है ना, वो सारा हिसाब किताब करता है। ओके, तो मेंबर्स को देना ही पड़ता है सारे में। कोई मेंबर मर गया तो उसके एलआर को देना पड़ता है, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर को देना पड़ता है। बट गाइस, बेगानी शादी में दो अब्दुल्ला दीवाने हैं, यानी भले ही वो कंपनी में मेंबर नहीं होंगे बट इनको हमको बुलाना कंपलसरी है। नंबर 1 इज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, गाइस हम लोग, हेलो। एंड नंबर 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये दो एक्स्ट्रा लोग हैं जिनको आपको एजीएम का नोटिस देना पड़ता है और आपको एजीएम में बुलाना पड़ता है। कौन कौन? ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नाउ इस पे भी गाइस एमसीक्यू आ सकता है। सी, अगर जॉइंट होल्डर्स है, सपोज राम, श्याम और सीता, ये तीनों मेंबर है एक कंपनी के। हेलो, राम, श्याम और सीता ये तीनों मेंबर है एक कंपनी के, ठीक है। ये लोग जॉइंट होल्डर्स है, मतलब शेयर्स को जॉइंटली होल्ड करते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हम अपने रजिस्टर मेंबर्स में तीनों का नाम लिखेंगे। तो जब हम उन्हें फॉर्म देते हैं ना, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, हेलो, उसमें हम पहले से पूछ लेते हैं फर्स्ट नेम्ड मेंबर कौन होगा, यानी तीनों में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए। याद रखना आगे के लिए भी, क्योंकि तीनों के एड्रेस अलग हो सकते हैं, राइट। तो हम नोटिस हमेशा फर्स्ट नेम मेंबर को देते हैं। इनफैक्ट वोटिंग राइट्स भी फर्स्ट नेम मेंबर को ही मिलता है, मतलब बहुत सारी मेंबरशिप के जुड़े राइट किसको मिलते हैं? फर्स्ट नेम। तो अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो नोटिस किसको दिया जाएगा? ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, राइट एवरीवन। आगे बढ़ू, मुझे बताओ मेरी कंपनी नागपुर में, यस साकेत? तो साकेत ने क्वेश्चन पूछा, उसको मैं सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कई सी क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है वो जनरल मीटिंग के बारे में, राइट। ये चैप्टर जो है जनरल मीटिंग के बारे में, ओके एवरीवन, ठीक है। तो जब तक किसी लॉ में स्पेसिफिकली नहीं लिखा होगा कि ये एजीएम के लिए लॉ है कि ईजीएम के लिए लॉ है, मतलब ये दोनों के लिए लॉ है। ओके, क्लियर एवरीवन। जब तक क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ये स्पेसिफिक लॉ एजीएम के लिए, ये स्पेसिफिक लॉ ईजीएम के लिए, मतलब ये दोनों के लिए है, ये मान के चलिएगा आगे जाके हर जगह पे, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं गाइस टाइम लिमिट और लेंथ ऑफ द नोटिस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए दिस इज ए प्लस कंसेप्ट, ओके एवरीवन, ठीक है। सो एक सिंपल सा लॉजिक है कि सपोज मेरी कंपनी नागपुर में है, ठीक है, मुझे मीटिंग रखना है ये संडे को, और मैंने आपको नोटिस भेज दिया, तो आपको नोटिस मिलेगा फ्राइडे सैटरडे तक। हेलो, क्या आप संडे तक आ पाओगे? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जिस दिन नोटिस भेजा और जिस दिन मीटिंग है, जिस दिन नोटिस भेजा और जिस दिन मीटिंग है, इसके बीच में गैप होना चाहिए कम से कम इतने दिनों का। उसी को हम बोलते हैं टाइम लिमिट ऑफ सेंडिंग नोटिस, या उसे ही बोलते हैं हम लेंथ ऑफ नोटिस। तो यहाँ पे लेंथ का मतलब जो होता है ना, वो लेंथ नहीं होता 2 पेज 3 पेज 5 पेज, लेंथ का मतलब होता है टाइम लिमिट्स, ओके एवरीवन। और ये सबको पता है कि मीटिंग नोटिस शुड बी सेंड एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग, ठीक है। मीटिंग से 21 क्लियर डेज पहले पहुंच जाना चाहिए। ना जब बात होती क्लियर डेज को लेकर, श्रेयन तुम्हारे साइड से ना माइक में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हाँ, ठीक है। तो नोटिस शुड बी सेंड एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग, ठीक है। श्रेयन आपके साइड से माइक को प्रॉब्लम है, आप म्यूट कर दीजिए, ओके। बाकी लोग भी सब चीज को बोलना चाहे आ सकते हैं, ठीक है। सो सर ये क्लियर डेज मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले 21 डेज की बात करते हैं। सपोज गाइस इस दिन नोटिस भेजा, हेलो, और इस दिन मीटिंग है, इसके बीच में कम से कम 21 डेज का गैप होना चाहिए। क्लियर है गाइस? अभी क्लियर डेज मतलब क्या होता है ये समझिए। ये क्लियर डेज कैलकुलेट करने के लिए एवरीवन, ठीक है, हम लोग इस डेट को काउंट नहीं करते। इस डेट मतलब क्या? जिस दिन आपने नोटिस सेंड किया। तो 21 क्लियर डेज काउंट करने के लिए जिस दिन नोटिस भेजा उसे काउंट मत करो।
जिस दिन मीटिंग है उसे काउंट नहीं करते। और अगर मीटिंग पोस्ट से भेजा है, मैंने आपको चैप्टर में 2 भी पढ़ाया था कि ठीक है, तो अगर हमने पोस्ट से भेजा है तो हम अज्यूम करते हैं कि पोस्ट से 48 आवर्स के बाद सर्व होगा। ठीक है, 2 डेज आता है वो, लेकिन लॉ में तो 48 आवर्स लिखा हुआ है। हेलो गाइस, इसको भी छोड़ देते हैं। मतलब क्लियर डेज काउंट करने के लिए जिस दिन नोटिस दिया उसे छोड़ दो, जिस दिन मीटिंग की है उसे छोड़ दो, और पोस्ट से भेजा है यानी ये दोनों के बीच के डेज गिनना, और उसमें 2 दिन और क्या कर देना, माइनस कर देना। उसके बाद आपके हाथ में कम से कम कितने डेज बचने चाहिए गाइस? 21। अगर एटलीस्ट 21 डेज बचे हुए हैं तो हम बोलेंगे आपका नोटिस क्या है, वैलिड है। तो हम बार बार बात कर रहे हैं वैलिडिटी ऑफ नोटिस का। तो नोटिस वैलिड नहीं रहा तो क्या होगा? ऐसे अगर नोटिस वैलिड नहीं रहा तो मीटिंग ही वैलिड नहीं होगी, और अगर मीटिंग वैलिड नहीं होगा तो मीटिंग में लिया हुआ डिसीजन भी वैलिड नहीं होगा। ओके, क्लियर गाइस एवरीवन? ठीक है, सो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि नोटिस शुड बी सेंड एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। क्लियर गाइस? सेक्शन 8 कंपनी में वो 21 डेज की जगह है 14 क्लियर डेज। ओके, प्रोवाइडेड उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, उनको बोला कि अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, आगे तो ये आएगा बट जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, फाइलिंग, ठीक है, बाकी सारी चीजें जैसे एसआर पास किया तो एसआर की कॉपी फाइल करते हैं एमजीटी 14 में। हेलो, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो कुछ होने पे फाइल करते हैं, राइट? पर ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर साल फाइल करना ही पड़ता है आरओसी के पास। मेरे साथ बोलना, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न। बोलो, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न। ये हर साल आप आरओसी के पास फाइल करते ही हो। ओके एवरीवन? एनुअल अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइल करते हो आप 30 दिन के अंदर फ्रॉम एजीएम। सुन लो, अभी आगे सेक्शंस आने वाले हैं। ये फाइल करते हैं एजीएम से 30 दिन के अंदर, और एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं एजीएम से 60 डेज के अंदर। क्या ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा हमेशा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 डॉक्यूमेंट्स हर साल उसके पास फाइल करना ही पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 एनुअल अकाउंट्स, नंबर 2 एनुअल रिटर्न्स। एनुअल अकाउंट्स फाइल करना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, एंड एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए विद इन। तो अगर कंपनी डिफॉल्ट नहीं किया है इन फाइलिंग दिस तो वो आपके लिए 14 क्लियर डेज है। अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आपके लिए भी क्या हो जाएगा? 21 क्लियर डेज। ओके गाइस, आगे बढ़ो। ठीक है, अब इससे आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो नीचे आना, रुको। ठीक है, आपने पढ़ लिया गाइस, वो आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं ओमिशन। सर ओमिशन मतलब अगर किसी को नोटिस नहीं मिला, अगर किसी को नोटिस नहीं मिला, अगर ये गाइस एक्सीडेंटल ओमिशन है यानी कंपनी गलती से हुआ, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई कुछ लोगों को क्या है, एक्सीडेंटली नोटिस नहीं मिला, हो सकता है। ओके, ऐसे केस में हम इनवैलिडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, वैसे आपको लिखना पड़ता है कि नोटिस इनवैलिड है, बट हम एक्सीडेंटल ओमिशन क्लेम कर सकते हैं, मतलब वैलिड कर सकते हैं नोटिस को। ओके गाइस, बट इफ इट इज अ डेलिब्रेट ओमिशन, जानबूझ के एक मेंबर को भी नोटिस नहीं भेजना गाइस, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएगी? इनवैलिड। और ये सेक्शन लर्न कर लेना, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस भी है। फिर सेक्शन लर्न करो। सेक्शन क्या है? 101 सबसेक्शन 4। तो 101 तो लर्न करने वाले हो एनी हाउ। ठीक है, ए प्लस सेक्शन है, तो साथ साथ आपको ये भी लर्न कर लेना है। ओके गाइस, नेक्स्ट है शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस मतलब लेस देन 21 या 14 डेज। शॉर्टर नोटिस का मतलब होता है गाइस लेस देन 21 डेज और 14 डेज। ओके, तो अगर आपको दिख रहा है कि भाई इस तारीख को अपने को मीटिंग लेनी ही पड़ेगी और अपने पास गाइस सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में वो बोलते हैं क्या कर लो भाई, तुम लोग कंसेंट ले लो। क्या ले लो तुम? कंसेंट ले लो।
ठीक है, अब कंसेंट कितने लोगों से लेंगे? अगर गाइस एजीएम है, दिख रहा है आप लोग को, तो 95% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मेंबर्स लिखा होता है बट इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं उसमें, क्योंकि मेंबर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं। ओके, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग में आते हैं, नॉर्मली वोट करते हैं क्या? नहीं। तो 95% ऑफ द मेंबर्स हैविंग वोटिंग राइट्स, समझ रहा है क्या? तो एजीएम में तो 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स बोलते हैं मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए लॉजिकली, यस और नो? अब अगर ईजीएम है तो दोनों चाहिए, नंबर में भी मेजोरिटी चाहिए, हेलो, और वोटिंग राइट्स में भी मेजोरिटी चाहिए, समझ रहे हैं? सर ऐसा अलग से क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, आपको मैं ऊपर वाले केस पर एग्जांपल देता हूं, ऊपर से 95% दिया है, नंबर में मेजोरिटी दिया हुआ है क्या? ऐसा हो सकता है कि कंपनी में 10 शेयर होल्डर्स हो और उसमें से एक के पास ही 96% वोटिंग राइट्स हो, और उसने अकेले ने हाँ बोला है, बाकी नॉन ने मना किया है, हेलो, तो ये एजीएम में तो चल जाएगा बिकॉज एजीएम में 95% की बात किया हुआ है, बट ये ईजीएम में नहीं चलेगा क्योंकि ईजीएम में नंबर में भी मेजोरिटी चाहिए, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ईजीएम में नंबर में भी मेजोरिटी चाहिए, यानी कम से कम 10 में से 6 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, और जितने लोगों ने हाँ बोला उनके पास कितने वोटिंग राइट्स होने चाहिए? 95%। ओके गाइस, इज इट क्लियर? ठीक है, तो वापस से, ठीक है, एजीएम है तो 95% ऑफ वोटिंग राइट्स, ईजीएम है तो मेजॉरिटी नंबर्स हैविंग 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल है यहाँ, वैसे उतना अंदर तक क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है बट जो भी है। ओके, आगे बढ़ू। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है वहां पेड अप कैपिटल का तो काम नहीं आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा विथ वोटिंग राइट्स, ये हमने पहले भी देखा, ये हर जगह लॉ में आएगा। ओके, तो आपको सिर्फ याद रखना है नॉर्मली 95% ऑफ पेड अप कैपिटल और 95% ऑफ वोटिंग राइट्स, इतना याद रखना है नॉर्मली, क्योंकि इतना मेजोरिटी में इतना नहीं पूछा आज तक, घुस के ज्यादा ही घुसना हो गया ये, बस लॉ बता दिया आपको मैंने। आगे बढ़ो एवरीवन, ठीक है, तो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। सर नोटिस शुड बी सेंड एटलीस्ट क्लियर डेज बिफोर मैंने, सेक्शन 8 कंपनी में वही 21 क्लियर डेज कितना हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद चाहिए। ओके, क्लियर डेज कैसे कैलकुलेट करते हो दिया हुआ है, जिसे नोटिस भेजा उसे छोड़ दो, जिसे मीटिंग दिया उसे छोड़ दो, और 2 दिन और छोड़ दो। ओके, इसके समान ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसके समान बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग आरटीपीस और एमटीपीस पे, ठीक है। तो चेतन लिमिटेड इशूड अ नोटिस फॉर होल्डिंग इट्स एजीएम ऑन 7 नवंबर। गाइस देखो एजीएम किस दिन है? 7 नवंबर। नोटिस वॉज पोस्टेड टू द मेंबर्स ऑन 16 अक्टूबर, और पोस्टेड वर्ड लिखा है मतलब आपको 2 दिन माइनस करने पड़ेंगे, राइट एवरीवन। तो अपन लोग गिनना चालू करते हैं आराम से, शांति से। पहले 16 से 7 के बीच क्या डिफरेंस गिनना है अपने को। हेलो एवरीवन, क्या हम 16 को काउंट करेंगे नोटिस भेजने के डेट को? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अक्टूबर मंथ है तो 31 दिन है, राइट। 31, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काउंट करेंगे क्या? अभी हो गए 21 डेज -2, तो कितने दिन आ रहे हैं? 19 डेज। कितने क्लियर डेज होने चाहिए कम से कम? 21। कितने आ रहे हैं गाइस? 19 डेज। आगे बढ़ू। सम मेंबर्स allege that the company has not complied with the provisions of Companies Act। सही बोल रहा है, बिकॉज 21 क्लियर डेज होने चाहिए with regard to period of notice, and such was meeting was, and as such the meeting was valid। valid नहीं है, वो बोल रहे कि invalid होना चाहिए। valid भी लिखा तो भी invalid के एंगल से पूछ रहे हैं। ओके, referring to the provisions of Companies Act, decide whether the meeting has been validly called। guys validly call हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके लॉ कौन सा यूज किया हुआ अपन ने? टाइम लिमिट वाला लॉ यूज किया है, राइट एवरीवन। इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल है क्या? हाउ मेनी डेज? ओके, इसके लिए भी लॉ वही चल रहा है अभी भी।
कैन द डिले इन गिविंग नोटिस बी कंडोन? कंडोन का मतलब, कंडोनेशन का मतलब होता है माफी देना। नहीं नहीं नहीं, एक्सीडेंटल भाई अपने मन से मत लाना। एक्सीडेंटल कहाँ से, क्वेश्चन में एक्सीडेंटल दिया है क्या? इस केस के पूछ रहा ना, केस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा। यहाँ पे कहीं लिखा है कि एक्सीडेंटल ओमिशन बेटा? नहीं, अपने मन से अज्यूम मत करो बेटा कुछ भी, ठीक है? लॉ में हर जब भी आंसर निकलवाना है तो उसके लिए वो वैसा देगा क्वेश्चन में, ओके? अब कंडोनेशन होता है माफी। कई स्टूडेंट्स ना माफी को कंपेयर करते हैं फिर शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस इज नॉट कंडोनेशन। वो है कि लॉ फॉलो कर रहे हैं आप पहले से शॉर्टर नोटिस के लिए कंसेंट लेके, राइट एवरीवन? ठीक है, सो माफी इज नॉट शॉर्टर नोटिस लॉ, दोनों अलग अलग है गाइस। ओके, शॉर्टर नोटिस लॉ में क्या है, तुम पहले से कंसेंट ले लो, ठीक है, फिर नोटिस इशू कर लो, तो फिर शॉर्ट नोटिस भी चलेगा, फिर उससे कोई कंडोनेशन की जरूरत नहीं है। क्या ऊपर मैंने कहीं पढ़ा है कि कंडोनेशन के लिए आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका मतलब कंडोनेशन लॉ में अलाउ नहीं है। ओके एवरीवन, तीनों आंसर के लिए अगर आपने देखा जाए तो क्या अलग से कोई लॉ यूज किया है आपने? नहीं, एक ही लॉ यूज किया है कि नोटिस शुड बी सेंड एटलीस्ट 28 डेज बिफोर। इज इट क्लियर? ठीक है, वो लॉ यहाँ पे लिख देंगे और कंक्लूजन में एक एक के आंसर लिख देंगे, यस और नो? ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करता है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो कैलकुलेशन अलग से दिखाया जाता है, लेकिन वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखा तो भी चलता, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, दिस आर द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में ये तीनों काउंट नहीं होते गाइस, याद रखना, ओके? तो देखा जाए तो लॉ के अंदर आप दो चीजें मेंशन कर सकते हो। नंबर वन, टाइम लिमिट ऑफ नोटिस, हेलो एवरीवन, एंड नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ क्लियर डेज। सर कैलकुलेशन क्यों लिखा है? क्योंकि कैलकुलेशन तो करना ही है ना अपने को। ओके गाइस, और कोई लॉ यूज करेंगे क्या, पता जल्दी से सब लोग? सेकंड वाला आंसर भी इसी से आ रहा है, थर्ड के तो अलग से कोई लॉ है ही नहीं। समझ रहा है आप लोग को? लिखना लिखना धीरे धीरे आने लग गया है आप लोग को, मेरा तरीका समझने लग गया आप लोग को, और सेक्शन तो हर बार कोड करना पड़ेगा। सेक्शन 101, ओके? तो स्टार्ट करते हैं गाइस कंक्लूजन लिखना। ये मैंने हिंट दिया है, ये सब हिंट है मेरे। स्टार्ट करते हैं गाइस कंक्लूजन लिखना। शालवी कितने क्वेश्चन है गाइस? ठीक है, 3 क्वेश्चन है ना, तो कर लेते हैं नंबर 1। मैं हमेशा क्या करता हूँ, कंक्लूजन लिखने के पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, राइट? क्वेश्चन पूछा है वेदर द मीटिंग हैज बीन वैलिडली कॉल्ड। आंसर क्या है? हैज नॉट बीन वैलिडली कॉल्ड। और जब भी आप आंसर लिखते हो उसके बाद तो रीजन लिखना पड़ता है। नोटिस इज सेंड 19 clear days before meeting। जानवी आपके इससे बहुत वो हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ओके? सेकंड क्वेश्चन पूछता है सर कितने दिन का शॉर्टफॉल था? शॉर्टफॉल was for। थर्ड क्वेश्चन पूछता है कैन द डिले इन द गिविंग नोटिस बी कंडोन? माफी है क्या? डिले,
ओके एवरीवन, 2013 के पहले या पास में कभी तो भी एक्सीडेंट ओमिशन पे आया है क्वेश्चन। तो अगर एक्सीडेंट ओमिशन पे क्वेश्चन आएगा, हेलो, तो पहले तो आप लिखोगे नोटिस क्या है, इनवैलिड है। ओके, नोटिस क्या है, इनवैलिड है। हाउएवर आगे लिखना पड़ेगा, कंपनी कैन क्लेम प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 101 सबसेक्शन 4 एक्सीडेंटल ओमिशन। तो इनवैलिड बोल के आपको ये बोलना पड़ेगा, कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन ले सकता है। शॉर्ट नोटिस वाला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। आईसीआई के भी एक एमसीक्यू में आ चुका है, ये आगे आएगा। यस पार्थ बोलो। क्या नहीं समझा इसमें, बताओ मुझे। एक्सीडेंट ओमिशन मतलब अगर कुछ लोगों को नोटिस नहीं भेजा, लिखना कैसे वही लिखा के दिया बेटा। देखो, एक्सीडेंटल ओमिशन क्वेश्चन में दे देगा कि 5 शेयर होल्डर्स को नहीं मिला, एक्सीडेंटली ओमिट हुआ, नोटिस का क्या होगा, तो आंसर वो लिखना है कि नोटिस ऐसे तो इनवैलिड है क्योंकि ऑल मेंबर्स को जाना चाहिए, राइट। हाउएवर कंपनी कैन क्लेम प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 1014। ओके एवरीवन, बाकी बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ नोटिस। पूछता नहीं एग्जाम में, पता ही है अपने को, टाइम डे डेट प्लेस भेजना पड़ता है, मीटिंग का एजेंडा भेजना पड़ता है, और कुछ डॉक्यूमेंट साथ में होते हैं, ठीक है। नंबर 1 एजीएम के साथ में होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों लॉजिक वैसे सेक्शन 102 में समझेंगे आप, क्योंकि एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इन तीनों को अडॉप्ट करना पड़ता है, राइट, इसलिए उसको भेजना ही पड़ता है साथ में। इस पर आगे सेक्शन भी है एक, ओके, ठीक है, क्लियर। एडमिशन स्लिप होता है कि ये स्लिप दिखा के आप मीटिंग में आ सकते हो अंदर, वो भी नोटिस के साथ में भेजते हैं हम लोग। और प्रॉक्सी फॉर्म इसलिए भेजते हैं कि अगर कोई खुद नहीं आ सकता, उसकी जगह प्रॉक्सी को भेजना है तो वो भेज सकता है, राइट। नेक्स्ट इज ईजीएम। अब हमने कल ही बात किया था, मैंने कल ही बात किया, ईजीएम में सिर्फ स्पेशल बिजनेस डील होता है, यस और नो, ठीक है। एंड रूल है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा सेक्शन 102 में, कि जब भी कंपनी में स्पेशल बिजनेस डील हो रहा है उसके साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना पड़ता है। तो ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है वो नोटिस के साथ में सेंड होता है अगर मीटिंग में स्पेशल बिजनेस, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, स्पेशल बिजनेस डील हुआ तो भेजना ही पड़ेगा। सर एजीएम में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एजीएम में स्पेशल बिजनेस डील हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट ईजीएम में तो सारे स्पेशल बिजनेस ही डील होते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपलसरी हो जाएगा, आगे आएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं सर्विंग ऑफ नोटिस। इस पे एज पर सेक्शन 20 भी लिख दिया तो काम चल जाएगा। नोटिस सर्व कैसे आना चाहिए, सेक्शन 20 याद है आप लोग को, कि अगर कंपनी भेज रही है तो पोस्ट से भेज सकती है, याद है क्या, पोस्ट, वहां पर रजिस्टर पोस्ट जरूरी नहीं था, पोस्ट से ही भेज सकती है, रजिस्टर पोस्ट से भी भेज सकती है, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकती है, कुरियर से भी भेज सकता है, डिलीवर हैंड बाय हैंड भी दे सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकता है। ओके, आप कैसे भी भेजते हो, आप आर्टिकल्स में लिखते हो, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेंबर में रिक्वेस्ट डिलीवरी थ्रू अ पर्टिकुलर मोड। देखो, अगर मेंबर ने पर्टिकुलर मोड से भेज बोला है, एग्जांपल सपोज स्पीड पोस्ट से बोला है कि मुझे तो भाई नोटिस किससे चाहिए, सिर्फ स्पीड पोस्ट से, तो ऐसे केस में उनसे हम लोग एडिशनल फीस लेते हैं। ऐसा सपोज आपने इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट होगा, उसके बाद मेरे को स्पीड पोस्ट से भेजना है, दोनों का डिफरेंस है 50 रुपये, तो हम उससे 50 रुपये कॉल करते हैं। ओके, 50 रुपये कॉल करते हैं। इस पे क्वेश्चन कब बन जाता है, नीचे क्वेश्चन देखना कि, तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं। अब देखो, विजय अ मेंबर ऑफ मयूर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी, हालांकि यहाँ फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अपन ने हमेशा करना चाहिए। गिव इन राइटिंग ऑफ द कंपनी दैट नोटिस ऑफ एनी जनरल मीटिंग टू बी सेंड ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। क्या उसने मोड प्रिस्क्राइब किया है, अगर कोई और मोड प्रिस्क्राइब करा तो हम क्या मांगते हैं उससे, और क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि उसने भाई पैसा डिपॉजिट भी कर दिया कंपनी के पास। अब अगर पैसा डिपॉजिट भी कर दिया तो हमने क्या उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना चाहिए था। कंपनी सेंड नोटिस टू हिम बाय ऑर्डिनरी मेल, एक ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज दिया, क्या कंपनी की साइड से गलती हो गई। इसके फलस्वरूप
As a result of this, Vijay did not receive this notice and could not attend the meeting and content the notice was improper. तो क्या विजय का कंडीशन वैलिड है? क्या लॉ में उसको ये अलाउ किया गया था? तो गाइस याद रखना, वैसे तो वैलिड है विजय का कंडीशन, बट ऐसे केसेस में हमेशा आप लोगों ने एक्सीडेंटल ओमिशन क्लेम करना चाहिए. ओके, तो विजय कंडीशन वैलिड है और वो नोटिस हो गया इनवैलिड. ओके गाइस, ठीक है. हाउ एवर यू कैन क्लेम एक्सीडेंटल ओमिशन. ऐसे केसेस में इट इज ऑलवेज बेटर कि पहले लिखो नोटिस इनवैलिड हो गया यानी विजय कंडीशन वैलिड है, बट क्लेम करो एक्सीडेंटल ओमिशन. सेक्शन कौन सा है? 4. Will your answer be the same if Vijay remains in London for 2 months during the notice of the meeting and meeting held? गाइस देखो, विजय लंदन में हो, होनोलुलु में हो, कहीं भी हो, मैटर करता नहीं है. ठीक है, हमने उसको रजिस्टर पोस्ट से भेजना चाहिए था, हमने रजिस्टर पोस्ट से नहीं भेजा, राइट, और जाएगा तो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर ही. ओके, तो लंदन में हो, कहीं भी हो, ये आप प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकते, आपको लॉस को फॉलो करना पड़ेगा. तो अगर मैं यहाँ पे लॉ लिख रहा हूँ गाइस, तो ये आंसर निकालने मैंने कौन सा लॉ यूज किया? मैंने ये वाला लॉ यूज किया. कौन सा वाला? ये. ओके, तो हिंट क्यों में लिखा है? तो चलो, ready everyone? As per section 101 of Companies Act 2013, जब भी सेक्शन लिखो साथ में लिखो. सेक्शन नहीं पता है तो लिख दो एज पर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट. Notice should be sent to all members by mode prescribed under section 20. है ना? Which is also mentioned in AOA. ये क्यों लिखा? पहले तो मैंने एस्टैब्लिश किया कि हम AOA में मोड लिख देते हैं, राइट. अब लिखूंगा किसी और मोड से अगर आपको लेना है तो, है ना, इसलिए लॉ लिखना पड़ा मुझे. However, मैं कंपनी सीओ लिखता हूं, आप मत लिखना एग्जाम में, ठीक है? to send other mode sufficient money. ओके एवरीवन, दो लॉ मेंशन कर दिया. ये भी लिख देता हूं, फेलिंग विच नोटिस बिकम्स इनवैलिड, तो उसका कॉन्सिक्वेंस लिख दिया मैंने. फेलिंग विच नोटिस बिकम्स इनवैलिड. अब आता हूं कंक्लूजन पे. नंबर 1 क्वेश्चन देखो, वेदर द कंडीशन ऑफ विजय इज वैलिड. कंटेंशन ऑफ विजय इज वैलिड. रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी डिड नॉट
send him notice. अब तो स्पेसिफिक लिखना है अपने को, to buy registered post, although sufficient money was deposited. However, क्या हुआ था आपको ऐसे, इसके बाद क्या लिखना चाहिए? कंपनी कैन, प्रोटेक्शन तो मैंने लिखा है नहीं अभी, कभी तुमने लॉ का वर्ड चेंज कर दिया, एक्सीडेंटल ओमिशन, यही गलती करते, समझा? तुमको गलती दिखी सबको? अभी क्या अभी तुमने वर्ड को चेंज कर दिया। और ऊपर क्या आपका आंसर चेंज होगा? नहीं, और आंसर रिमेन्स। बोलो। ऐसा नहीं होता शेयर्स, ऐसा होगा नॉर्मली ऐसा एक ही होता है, ठीक है? और ऐसा होगा तो उससे फिर क्या कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा यहाँ पे, ये बताओ तुम, क्या फर्क पड़ेगा? फिर भी उसने अगर डिपॉजिट किया है, बोला है मेरे को स्पीड पोस्ट से भेजो, तो स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेगा ना, दैट इज द पॉइंट। यस निशांत? क्यों? हाँ, गलत कैसे हुआ? पहले कौन सा मैंने लंदन में भेजा था? मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट पे भेजा था ना पहले भी, तो आंसर चेंज कैसे हुआ? नहीं, वो पूछ रहा है कि वो लंदन में ही रह रहा था उस समय, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आंसर में? वो लंदन में देखिए, इंडिया में कहीं भी रहे, भेजते तो हम रजिस्टर्ड पोस्ट भी है ना। हाँ, मोड मोड, अरे मेरे भाई मोड भी वही होगा, रूल्स भी सारे वही फॉलो हो गए, भेजा भी रजिस्टर ऑफिस पे ही जाएगा। तो वो लंदन में रहे कहीं भी रहे, उससे फर्क थोड़ी पड़ता। आपको भेजना रजिस्टर ऑफिस में था, आपको सारे लॉस फॉलो करने थे, आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना था, आपने नहीं भेजा, तो आंसर तो वही है ना। यस प्लीज। 100%। ओके गाइस, अब नोटिस आप राइटिंग में भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही भेज सकते हो, बस ओरल नोटिस अलाउड नहीं है। इसमें आ गया तो एमसीक्यू आ जाएगा, बाकी कुछ काम का नहीं है। अगर आप नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज रहे हो तो कुछ तरीके दिए हुए हैं, पूछता नहीं है रूल 18, ओके? नॉर्मली पूछता नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताया था फिर भी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज रहे हो, ठीक है, एनी कम्युनिकेशन एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, मतलब भाई कंफर्मेशन मिलना चाहिए, रिकॉर्ड्स होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज रहे हो तो। अगर आप ईमेल से भेज रहे हो तो आप ऐसे टेक्स्ट भेज सकते हो, देखा है ईमेल में टेक्स्ट लिखा होता है, या अटैचमेंट भी भेज सकते हो, यानी नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है हियर नोटिस इज अटैच, और नीचे अटैचमेंट भेज दिया। आपने देखा ना मेल में अटैचमेंट आता है, पीडीएफ कुछ भी, ओके? ईमेल एज पर रिकॉर्ड्स, बाकी फिर कुछ काम का नहीं है। डाउनलोड सॉफ्टवेयर, आ जाओ फेलियर टू ट्रांसमिशन। देखो, कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट्स द ईमेल। आपने ईमेल भेज दिया तो कंपनी काम खत्म हो गया। अब आते इस पॉइंट पे, द कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन ट्रांसमिशन। हमने भाई सेंड कर दिया, अब अगर गूगल
सपोज हमने जीमेल से भेजा है, अगर गूगल का उस समय सर्वर वो प्रॉब्लम होगा, उसके कारण ट्रांसमिट नहीं हुआ, उसमें हमारी गलती होंगी क्या? नहीं। या सेम एज ए मेंबर फेल टू प्रोवाइड और अपडेट रिलेवेंट ईमेल, तो गलती किसकी? फिर से मेंबर की। ओके, साथ साथ नोटिस जो भी है वो वेबसाइट पे भी प्लेस होना चाहिए। तो बाकी सब कुछ सी है, जो मैंने आपको ऑनलाइन कराया वो इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, जैसे इस केस में हुआ, Bill Limited had called its AGM on 30th August. Mr. Pawan has filed a complaint against the company that he could attend the meeting as the company did not serve notice to him for attending the AGM. ठीक है? The company in turn provided the proof that they have sent the notice by email. चलेगा क्या? Yes. Notice email के through electronic mode से भी भेज सकते हैं. Okay? Inviting him to attend the AGM of the company. Mr. Pawan alleged that he never received it. देखो, कंपनी ने प्रूफ दिखा दिया कि उसने भेजा है। दिख रहा है क्या आप सबको? यानी क्वेश्चन किसके ऊपर है? कंपनी तो भेज दिया लेकिन पवन को रिसीव नहीं हुआ, यानी फेलियर इन ट्रांसमिशन को लेके क्वेश्चन आ गया, राइट? तो फेलियर इन ट्रांसमिशन कंपनी को प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो, तो मैंने हिंट दिया हुआ है, the company official shall be satisfied when it transfers the email and the company shall not be held responsible for the failure in transmission beyond its control. यानी इतना हो गया आपका लॉ। लॉ में आपको और एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी इसके साथ में कि आप बाय फिजिकल नोटिस भी भेज सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी सेंड करते हो, राइट गाइस? तब जाके इलेक्ट्रॉनिक मोड को लेके आगे बात करेंगे। ओके, यहां से आ गया आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन थोड़ा अपने स्टाइल में लिख देना बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ो एवरीवन। चलो, DBSL कन्वीन्ड 7th AGM ऑन 10th September. AGM कब है? 10 सितंबर को है। एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, नोटिस फॉर द सेम वाज सर्व्ड ऑन 21st August. हमेशा पहले क्वेश्चन में ना चेक कर लिया करो। ओके, डेज कितने हैं जब भी दोनों डेट्स दिए होते तो 21 अगस्त से गिनना चालू करूंगा। क्या मैं 21 अगस्त गिनूंगा गाइस? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगस्त से तो 31 भी आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो नहीं गिनूंगा। हेलो, ये हो गया आपके 19। अभी 2 दिन पोस्ट के माइनस किया क्या? नहीं, 2 दिन पोस्ट के माइनस किया, मतलब कितना हो गया? 17 क्लियर डेज आ रहा है, राइट गाइस? 78% ऑफ मेंबर्स गिव कंसेंट टू कन्वीन AGM एट शॉर्ट नोटिस, लेकिन 78 नहीं दिया ना। चाहिए कितने थे? Due to ambiguity possible parallel lockdown starting from 11 September on account of the second COVID-19. Consider the procedure related to length of the notice for the AGM. Pick out the right AGM. Guys, obviously बात है, नोटिस क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज नोटिस गिवन विद शॉर्ट नोटिस में कम से कम कितने लोग चाहिए? 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स चाहिए। यस और नो? AGM needs to be called by giving notice. 21 days notice. However, it can be given a shorter notice if member are to vote in the meeting give their consent. ठीक, कितना कंसेंट चाहिए गाइस? पता नहीं, क्वेश्चन ऐसे आगे आ चुका है। ओके, सिमिलर है, डबल आया। A general meeting of a company can be convened by shorter notice not less than how many days? सेक्शन कंपनी कितना है वो? नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी कैन बी गिवन ओनली अलाउड है क्या? नहीं, राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एडवर्टाइजमेंट जब पोस्ट करने बोला नॉर्मली तब करते हैं, हर जगह नहीं करते। निधि कंपनी में करते हैं, याद है ना? निधि कंपनी में किसको करते हैं? लेस देन 1% और लेस देन 1000, समझा क्या? उनको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बाकी सबको तो फिजिकल देते हैं। यानी मोर देन 1000 है या मोर देन 1% है तो फिजिकली देंगे। अप टू 1000 है, अप टू 1% तक ही आपका पेड कैपिटल है तो आपको एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। The auditor of the company complained that he was not given notice of AGM. क्या ऑडिटर को नोटिस देना चाहिए गाइस? और नहीं दिया तो नोटिस क्या हो जाएगा? इनवैलिड।
The notice of generally must be given to auditor of the company is the fact that they कुछ भी हो मैटर, लेकिन आपको नोटिस तो देना ही पड़ेगा गाइस। जॉइंट शेयरहोल्डर्स नोटिस किसको देंगे? ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, आगे बढ़े गाइस। सो लेट अस मूव टू सेक्शन 102 जो बात करता है ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। अब सर पहले बात तो बिजनेस होता क्या है? देखो फिर से जनरल मीटिंग किसके लिए होती है? डिसीजन लेने के लिए होती है। डिसीजन कौन से किस पे? वो मैटर्स जो मीटिंग में होने वाले हैं। तो वो मैटर्स जो मीटिंग में होने वाले हैं उन मैटर्स को हम लोग बोलते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग, या उसी को बोलते हैं बिजनेस ऑफ द मीटिंग। ओके, एंड जिस मुद्दे पे हम लोग मीटिंग में डील करने वाले हैं, जिस मुद्दे पे हम लोग वोट लेने वाले हैं शेयर होल्डर्स से, उस मुद्दे को हम लोग बोलते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग, और उसे ही बोलते हैं बिजनेस ऑफ द मीटिंग। ओके, ये बिजनेस गाइस दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 ऑर्डिनरी बिजनेस, नंबर 2 स्पेशल बिजनेस। याद रखना, ऑर्डिनरी बिजनेस वो 4 बिजनेस है जो हर एजीएम में होते ही है। ओके, ऑर्डिनरी बिजनेस वो 4 बिजनेस है जो हर एजीएम में होते ही है। ओके, ठीक है। तो 4 बिजनेस कौन से जो हम हर एजीएम में डील करते ही है? निमोनिक है, अड्डा। निमोनिक क्या है गाइस? अड्डा। ए से आप अडॉप्ट करते हो हर एजीएम में क्या? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। कंसीडर मतलब डिस्कस करते हो और अडॉप्ट करते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसीडरेशन एंड ऑप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। नंबर 2 नॉर्मली हर एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं हम लोग। नंबर 3 कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करते हैं हम लोग। हेलो। नंबर 4 या तो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, रिमूव करते हैं या रीअपॉइंट करते हैं, और साथ साथ उसका रेम्यूनरेशन भी फिक्स करते हैं। आजकल ऑडिटर वाला जरूरी नहीं कि हर एजीएम में, बिकॉज आजकल ऑडिटर एक साथ 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, राइट? बट एक बार डिस्कस करते हैं कि रिमूव करना है कि नहीं करना है। तो हम हर एजीएम में 4 चीजें करते ही है गाइस। हेलो, निमोनिक क्या है? सभी लोग गाइस जागो, तुमको ब्रेक, मैंने ब्रेक एनर्जी बढ़ाने के लिए दिया, एनर्जी कम करने के लिए दिया? हेलो। निमोनिक क्या है? अड्डा। ए से है कंसिडरेशन अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है। नंबर 2 डी से क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। फिर डायरेक्टर को अपॉइंट करना या रिमूव करना, एंड ऑडिटर को अपॉइंट, रिमूव, रीअपॉइंट करना, और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ओके एवरीवन, याद रखना एजीएम में इन चारों को छोड़ के और कोई भी बिजनेस डील हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग स्पेशल बिजनेस। क्लियर? अरे एजीएम हो रहा है ना, और मुद्दों पे भी वोट करवा सकते हैं ना हम लोग, तो उसे बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। तो एजीएम में इन चारों को छोड़ के अगर कोई मुद्दा डील हो रहा है तो उसे बोलते हैं गाइस स्पेशल बिजनेस। ओके, और ईजीएम में तो सारे बिजनेस क्या होंगे? स्पेशल बिजनेस। यानी ईजीएम में हम ऑर्डिनरी बिजनेस डील करते ही नहीं है। इनफैक्ट ये ऑर्डिनरी बिजनेस डील भी हो रहा है ईजीएम में, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा? स्पेशल बिजनेस। ओके, तो वापस से एजीएम में जो 4 मुद्दे हम डील करते ही है वो है ऑर्डिनरी बिजनेस। एजीएम में इनको छोड़ के और कोई डील किया तो, और ईजीएम में तो भाई सारे बिजनेस को हम क्या मान लेंगे? डीम वर्ड यूज किया गया बिकॉज वो चारों भी डील कर रहे हैं तो भी स्पेशल बिजनेस ही होगा। रूल बहुत सिंपल है गाइस। क्या स्पेशल बिजनेस हर बार होता है? एजीएम हर बार होती है। ईजीएम हर बार होती है क्या? ठीक है, इसीलिए रूल बहुत सिंपल है कि जब भी आप कोई स्पेशल बिजनेस डील कर रहे हो तो शेयर होल्डर से मन में 10 सवाल आएंगे कि क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रीजन क्या करने का, राइट? इसलिए लॉ बोलता है जब भी आप किसी मीटिंग में स्पेशल बिजनेस डील करोगे, हेलो गाइस, तो मीटिंग के नोटिस के साथ में ही क्या भेज दो? एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें सारे मटेरियल फैक्ट्स लिखे होंगे किसके बारे में? उस स्पेशल बिजनेस, ताकि उसके बारे में जब भी क्वेश्चन आए क्यों, कब, काय को, ये क्यों कर रहे हैं,
तो उसके नीचे लिखा होगा एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट इज अटैच्ड टू द नोटिस। आप एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट पढ़ोगे, वहाँ पे सारे मटेरियल फैक्ट लिखे होंगे। ओके गाइस, दिस इज हेल्प हिम टू डिसाइड कि जब वो मीटिंग में आए तो भाई वोट फेवर में करना है कि वोट अगेंस्ट में करना है। तो फिर से बोलो, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कब आएगा? जब उस मीटिंग में स्पेशल बिजनेस आएगा। अब क्या एजीएम में स्पेशल बिजनेस डील करना कंपलसरी है? इसलिए एजीएम के नोटिस के साथ में एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है। वो कब आएगा? अरे उस एजीएम में स्पेशल बिजनेस डील कर रहा हूं मैं, तो राइट गाइस। क्या एजीएम के नोटिस के साथ में एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कंपलसरी है? क्यों? क्योंकि सर ईजीएम में तो स्पेशल बिजनेस ही रहता है, समझा? इसलिए वो ऊपर लिखा है ना डॉक्यूमेंट अकम्पनिंग नोटिस, उसमें ईजीएम के साथ में एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लिखा था, राइट गाइस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है समझ गया, स्पेशल बिजनेस क्या होता है समझ गया। हेलो एवरीवन, अब क्वेश्चन ये आता है, कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंटेंट्स क्या क्या होगा। हेलो, ठीक है, इसका कंटेंट क्या क्या होगा, मतलब याद रखना कि ये सारी चीजें मिस नहीं करना है। निमोनिक है मिस्ड, निमोनिक है गाइस मिस्ड। सबसे पहले तो सारे मटेरियल फैक्ट होने चाहिए रिगार्डिंग दैट बिजनेस। हेलो, अगर उस बिजनेस से कोई फायदा हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट है, किसका? डायरेक्टर का, मैनेजर का, किसी की मैनेजर पर्सन का, या उसके रिलेटिव का, तो आपको इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, अगर वो बिजनेस से फायदा हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट है, किसका गाइस? एवरीबॉडी, डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का, या उनके रिलेटिव्स का। ओके, तो वो मेंशन होना चाहिए गाइस। की मैनेजर पर्सन आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन बनाया था, सेक्शन कौन सा था? बोलो, एक बार चेक करना, लेकिन मेरे हिसाब से 51 है। 52 लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी 52 है ना? हाँ, तो वो 51 होगा शायद, है ना? ओके, ठीक है। उसमें हमने देखा कौन कौन थे कंपनी का, या तो सीईओ, सी इक्वलेंट पोस्ट, या तो एमडी, या तो सीईओ के साथ में आ गया सीएफओ, एमडी के साथ में आ गया होल टाइम डायरेक्टर्स। बचा कौन? कंपनी सेक्रेटरी, या कोई भी और पर्सन नॉट वन लेवल बिलो दी डायरेक्टर्स। कुछ याद आएगा गाइस? ठीक है, एम हो गया, आई हो गया, एस। एस से आपको शेयर होल्डिंग पता नहीं पड़ेंगे, किसकी? डायरेक्टर या मैनेजर की। किस में? अदर कंपनी में। सर अदर कंपनी में शेयर होल्डिंग कब बता रहे हैं? अगर गाइस किसी मुद्दे पे हम दूसरी कंपनी भी इन्वॉल्व है, राइट? जैसे क्या हमको उसको अपनी सब्सिडरी बनाना है, या सपोज हमको उसके साथ में अमलगमेंट करना है, राइट? तो ये मुद्दा जो होगा उसमें दूसरी कंपनी भी इन्वॉल्व होगी। तो क्या उस कंपनी में आपके डायरेक्टर और मैनेजर की कितनी शेयर होल्डिंग है, ये आपको बताना पड़ेगा। कब बताना पड़ेगा? जब कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2%। 2% इज मटेरियल अमाउंट, इसलिए। ओके, तो अगर किसी बिजनेस में दूसरी कंपनी भी इन्वॉल्व है, हेलो गाइस, तो दूसरी कंपनी में अपने डायरेक्टर से मैनेजर का कितना शेयर होल्डिंग है, ये आपको बताना पड़ेगा। बट कब बताना पड़ेगा? जब कम से कम 2% होना चाहिए। यस श्रेया, टेल मी। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, ये 2% इंडिविजुअल है या टुगेदर है सबका? तो आंसर इज डायरेक्टर और मैनेजर मिला के है, ये क्यूमुलेटिव है। ओके, आपके डायरेक्टर और मैनेजर का वहां पे 2% है, तो ये मिला के एग्रीगेट है। ओके गाइस, और अगर किसी डी से डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है आपको, सपोज कोई मुद्दा होगा कि हमको उसको टेक ओवर करना है, तो शेयर होल्डर्स की इच्छा होगी भाई हमको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं, राइट? तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को उनको इंस्पेक्ट करना है, तो आपको उनका टाइम और प्लेस बताना पड़ेगा कि भाई तुम इस जगह पे आके इंस्पेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, आई रिपीट, ठीक है, एक्सपर्टी स्टेटमेंट सेक्शन 102, इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। क्लियर? थ्योरी क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखना है क्या? मिस्ड,
सब लोग मेरे साथ में, कौन एवरीवन, एम से क्या है, सारे मटेरियल फैक्ट। ऐसे अगर कोई इंटरेस्ट है किसका, डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन या उनका रिलेटिव, वही बताना पड़ेगा आपको। एस से शेयर होल्डिंग कितनी है डायरेक्टर मैनेजर की इन अदर कंपनी, ये कब होगा, जब कोई बिजनेस अफेक्ट करता है कोई और कंपनी को, और उनकी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2%। ये 2% में एमसीक्यू भी आ सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है तो टाइम एंड प्लेस जहां पे आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। ओके एवरीवन, देखो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा था मैं आपको बताता हूँ। एमएच कंपनी लिमिटेड सर्व नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉइंट शेयर होल्डर्स। Notice stated that the issue of sweat equity shares, guys, issue of sweat equity shares, ये ordinary business है कि special business है? Would be considered at such meeting. Mr. A, a shareholder of the IMH company limited, company said the issue of sweat equity shares was not specified fully. Guys, जब भी लिखा होता है not specified fully, इसका मीनिंग होता है कि all material fact not disclosed. नॉट स्पेसिफाई फुल्ली का मतलब होता है सारे मटेरियल फैक्ट आपने डिस्क्लोज नहीं किए। क्या करना चाहिए था, डिस्क्लोज किया क्या, मतलब एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट वैलिड नहीं हुई, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट वैलिड नहीं हुई तो नोटिस वैलिड नहीं हुआ, तो नोटिस वैलिड नहीं हुआ तो मीटिंग वैलिड नहीं होंगे। तो क्वेश्चन पूछा है, इज द नोटिस इशू बाय एमएच कंपनी लिमिटेड रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेशंस वैलिड, क्या नोटिस वैलिड है गाइस, नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा आपको, नोटिस क्या हो गया, इनवैलिड। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, आपने कौन सा लॉ यूज किया, नहीं, कंटेंट कहां से आ गया बेटा, सिर्फ एक ही पॉइंट आया कि भाई जब भी मीटिंग में स्पेशल बिजनेस डील हो रहा है तो अपना एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भेजना चाहिए जिसमें सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज होने चाहिए, क्योंकि आपने सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किए, मीटिंग क्या हो गया, इनवैलिड। तो लॉ के अंदर आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, लॉ के अंदर मेंशन करना पड़ेगा जब भी आप एसबी डील कर रहे हो, हेलो, तो आपको ईएस देना पड़ेगा, ईएस मतलब एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ओके, सब कवर हो गया, एसबी डील कर रहे हो, ईएस देना पड़ेगा, मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, राइट। वरना नोटिस क्या हो जाएगा, इफ नॉट डिस्क्लोज, फिर कंक्लूजन में आंसर लिखना पड़ेगा। ओके एवरीवन, आगे बढ़ो। देखो सिमिलर क्वेश्चन, होम लिमिटेड सर्व नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉइंट्स मेंबर्स, नोटिस स्टेटेड दैट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन विल बी कंसीडर्ड एट सच मीटिंग। रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कौन सा बिजनेस है, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ मिस्टर पथिक एज द ऑडिटर। अब उसमें एक्चुअली सिर्फ जनरल मीटिंग लिखा हुआ है, ईजे में एजे मेंशन किया है क्या, नहीं, बट वो क्वेश्चन जहां मुझे दो, एक ऑर्डनरी बिजनेस दे रहा है, एक स्पेशल बिजनेस दे रहा है, मतलब वो अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि किसके लिए होगा, एजीएम, बिकॉज ईजीएम में दोनों स्पेशल बिजनेस हो गए, राइट। The shareholders complained that the amount of proposed increase of and remuneration was not specified in the notice. Is the notice valid? देखो कितना इंक्रीज कर रहे हैं वो नहीं बताया, और रेम्यूनरेशन कितना दे रहे हैं वो नहीं बताया, नोटिस तो 100% इनवैलिड होगा, हेलो गाइस। बट इनवैलिड किसके लिए होगा, इसके लिए इनवैलिड हो जाएगा, इसके लिए वैलिड रहेगा, ऐसा क्यों सर, क्योंकि भाई ये तो ऑर्डिनरी बिजनेस है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस में वैसे भी आपको मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, समझा क्या, ठीक है। बट ये तो स्पेशल बिजनेस था, इसलिए तो आपको बताना कंपलसरी था। ओके, तो अगेन लॉ तो सेम ही बात करेगा जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, ठीक है, बट कंक्लूजन में लिखेंगे कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है तो इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए वैलिड है लेकिन इसके लिए इनवैलिड। ऑब्वियसली बात है, अगर फर्स्ट के लिए इनवैलिड है तो फिर पूरा नोटिस क्या हो गया, इनवैलिड। ओके गाइस, Benson Limited issued notice with the agenda of 9 business to be transacted in AGM. 2 business were regarding appointment of Mr. Sohan, Mr. Pranav as director.
Chairman decided to move the resolution for all 9 business together to save the time of the members. Examine the violated. सबसे पहले ये क्वेश्चन है m square. m square मतलब क्या है? मोए 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 मतलब गड़बड़ी हो सकती है. ओके, आपकी गलती हो सकती है. ओके, थोड़ा अलग है, आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है. ओके गाइस, याद रखना नॉर्मली आप एक एक बिजनेस एक एक बार लेते हो और उसमें रेजोल्यूशन पास करते हो. हेलो, ठीक है. उसमें आप चाहो तो बाकी सारे मेंबर सारे बिजनेस एक साथ ले सकते हो. ओके, लेकिन उसके लिए फिर सारे मेंबर से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम एक साथ लेंगे. समझा क्या? उसमें भी आपके सिलेबस में नहीं है. जब आप डायरेक्टर्स पढ़ोगे तो डीओडी में तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप डायरेक्टर्स को अलग अलग ले सकते हो. मतलब अपॉइंटमेंट को लेके एक साथ नहीं ले सकते. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो कहानी क्लियर होगी. 9 में से 2 तो एक साथ ले नहीं सकते, वो तो हट गया. बचे हुए 7 एक साथ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सारे मेंबर से कंसेंट लेना पड़ेगा. कैसे क्लियर है क्या? सेम पर मैंने लिखा हुआ है, गलती से क्वेश्चन आ जाता है. बहुत एक बार आ गया था क्वेश्चन. ऑल 9 बिजनेस कैन नॉट बी मूव टुगेदर एज 2 बिजनेस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. दिख रहा है सभी को? Besides these 2, other 7 resolutions can be moved if all the members unanimously agree. तो आपको यहाँ पे लॉ में बताया क्या मेंशन करना पड़ेगा कि वैसे तो सेपरेट लेना पड़ता है. ओके एवरीवन, अगर अगर उसमें ठीक है टुगेदर ले रहे हैं तो आपको यूनानिमस कंसेंट. यूनानिमस मतलब क्या होता है? विदाउट एनी प्रोटेस्ट, मतलब सबने हाँ बोला हुआ. ठीक है, यूनानिमस लेना पड़ेगा सबने, यानी 100% लोगों ने एग्री किया है. ओके एवरीवन, उसमें भी डायरेक्टर्स तो टुगेदर हम ले ही नहीं सकते. ये लॉ मेंशन करना पड़ेगा आपको. यस समरजीत बोलो. यू नो ऑडिबल. आपको सुनाई देगा उसने क्या बोला? समझ लिख लो एक बार. ओके एवरीवन, आगे बढ़ू. समझे? आप लिख लो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. क्लियर गाइस? ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज में बता देता हूं आप लोग को. जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, ओके एवरीवन, ऑल ऑर्डिनरी बिजनेस रिक्वायर्ड ओआर. तो फिर स्पेशल बिजनेस में ऐसा लगता है क्या? नहीं. स्पेशल बिजनेस में किसी पे ओआर लगेगा, किसी पे एसआर लगेगा. तो ऊपर एक लाइन लिख लो, ऑल ऑर्डिनरी बिजनेस रिक्वायर्स ओआर. ओके, स्पेशल बिजनेस कैन बी ओआर और एसआर डिपेंडिंग अपॉन लॉ, कि लॉ में क्या लिखा हुआ है. तो बच्चे यही गलती करते हैं, सारे बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस को ओआर है, मतलब सारे स्पेशल बिजनेस को एसआर है. ऐसा है क्या? नहीं. सारे ओबी को ओआर है, बट एसबी पे डिपेंड करता है कि ओआर होगा कि एसआर होगा, जो लॉ में लिखा हुआ है. लॉ में कई जगह ओआर लिखा है, लॉ में कई जगह एसआर लिखा हुआ है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ओआर. देखो, नाम चेंज करने के लिए एसआर, एयर अल्टर करने के लिए एसआर, शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के लिए आगे देखूंगा आप सेक्शन 66 एसआर. अपने को भले वो पता नहीं हो, अपने को ये तो पता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है ऑर्डिनरी बिजनेस. हेलो, तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? ओआर. जो फॉलोइंग इज नॉट ऑर्डिनरी बिजनेस. बताओ ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा नहीं है?
अंडर सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, शेयर होल्डिंग को लेके क्वेश्चन है। शेयर होल्डिंग का कितना था, आपको डिस्क्लोज कब करना पड़ेगा, जब कम से कम कितना होना चाहिए, ओके एवरीवन, परफेक्ट। सो वी आर डन विद सेक्शन नंबर 101 एंड सेक्शन नंबर 102, ठीक है। हैवी तो नहीं हो रहा, इजी आ रहा है सब कुछ। तो जल्दी से एक जबरदस्त रिवीजन करते हैं सेक्शन नंबर 101 और 102 का, फिर मूव करते हैं कोरम। कोरम भी इजी है बट क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसमें, बस ओके। कोरम भी इजी है बट उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। स्टार्ट करूँ गाइस, ओना लाइक को स्टार्ट करूँ क्या, परफेक्ट। और तो बात करें नोटिस की, जल्दी से वैसे अच्छे से रिवीजन कर लेना है सब लोग, सिर्फ की पॉइंट्स रिवाइज करूंगा। रेडी सर, नोटिस इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, बोर्ड चाहे तो अपना पावर डेलीगेट कर सकते हैं किसी भी और को। अगर पावर डेलीगेट करके उन्होंने इशू किया तो वैलिड, अगर पावर डेलीगेट किए बिना इशू किया तो और ये इनवैलिड को रेटिफाई भी कर सकते हैं। ओके एवरीवन, ठीक है। नोटिस शुड बी सेंड एटलीस्ट सेक्शन 8 कंपनी में, अगर डिफॉल्ट नहीं किया, अगर क्वेश्चन में ऐसा आया तो ओके। कंडोनेशन अलाउड, शॉर्टर नोटिस वैलिड रहेगा अगर रिक्वायर्ड कंसेंट मिल जाए। रिक्वायर्ड कंसेंट कितना है, 95% ऑफ पीरियड कैपिटल और 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स। ओके एवरीवन, एक्सीडेंट और ओमिशन पे आप ओमिशन क्लेम कर सकते हो, नोटिस को वैलिड कर सकते हो, बट डेलिबरेट ओमिशन पे नोटिस विल बी इनवैलिड। सेक्शन सबसेक्शन 4, ओके एवरीवन, ठीक है। वैसे नोटिस भेजते हैं सेक्शन 20 में जो भी मोड से, उसके हिसाब से जो भी मोड होगा वो एओए में स्पेसिफाई होगा, बट आप चाहो तो किसी और मोड से भी मंगवा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फीस पे करना पड़ेगा। ये पॉइंट, अगर ईमेल से आप भेजे तो अलाउड है, क्योंकि राइटिंग में भी चलेगा, ईमेल के थ्रू भी चलेगा, बट ठीक है, अगर फेलियर इन ट्रांसमिशन हो तो कंपनी की गलती नहीं है। सर ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस वो 4 बिजनेस होते हैं जो हर एजीएम में डील होते ही है। नंबर 1 अड्डा, अड्डा ए से, तो रेफरेंस याद रखना, कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। नंबर 2 डिक्लेरेशन ऑफ, नंबर 3 अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिमूवल, अपॉइंटमेंट रिमूवल, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग हिज रेम्युनरेशन। ओके एवरीवन, ठीक है। फिर बात करें ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया। स्पेशल बिजनेस मतलब ये 4 को छोड़ के जो भी आप एजीएम में डील कर रहे हो वो स्पेशल बिजनेस है। और सर एजीएम में तो एनी बिजनेस इज डीम्ड टू बी, रूल बहुत सिंपल, जब भी किसी मीटिंग में आप स्पेशल बिजनेस डील करोगे, उस मीटिंग के नोटिस के साथ में क्या अटैच करोगे, एक्सपर्टीज स्टेटमेंट। ओके, एक्सपर्टीज स्टेटमेंट अटैच करोगे, समझा क्या गाइस, ठीक है। उस एक्सपर्टीज स्टेटमेंट में 4 चीजें होनी चाहिए। निवानी क्या है, मिस्ड, नंबर 1 ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिगार्डिंग नोटिस, आई से इंटरेस्ट किसका, डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन, या हम कर लेते हैं। अगर किसी मुद्दे में आप किसी और कंपनी में डील कर रहे हो तो आपको उस कंपनी में शेयर होल्डिंग बतानी पड़ेगी, किसकी, ये कब बताना पड़ेगा, जब उनकी कम से कम कितनी शेयर होल्डिंग होगी, एंड अगर किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है तो टाइम, डेट, प्लेस जहां पे अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा। ओके एवरीवन, ठीक है। वैसे तो आज कोरम भी हम लोगों ने करना चाहिए था, ठीक है, बट कोई ना, हम कोरम को कल कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा मुझे मेरी एक नोट्स आज जाना बाकी है, तो मुझे आज वो अभी कोई भी हाथ में इंस्पेक्ट एक बार वेरीफाई करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो 2-3 घंटे मुझे उस पर लगने ही वाले हैं, तो इसलिए हम कोरम कल करेंगे। कल थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, चलेगा ना, बट 3-4 बड़े बड़े सेक्शंस कल कंप्लीट कराने वाला हूं आपको। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय। यानी कल लेना पड़ेगा 103, 104, 105, परसों 106। हाँ नहीं, टाइम तो फिक्स है अपना, हर किस दिन क्या होने वाला है एकदम फिक्स है अपना, बस वो वीक में थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपन, बस वही वाली बात है। वीक का फिक्स है कि इस वीक पे ये कंप्लीट होना चाहिए।
ओके, चलो गाइस, आधा घंटा रोज, याद है ना आपको?